अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये 8वीं जमात का ज्योग्राफिया है, जिसका ये हम 8वां सबक सनत के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं, जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख और सियासियात, और 9वीं जमात का उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासियात, और 8वीं जमात का ये ज्योग्राफिया का सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाबों को। ये सबक 8वां सन्नत का। तो दरसी किताब का सवाल पहला है, सही मुतबादल के सामने बने चौकोन में सही का निशान लगाइए। तो अलीफ में सवाल है कि सन्नती तरक्की पर दर्जे झेल में से कौन सा आमिल असरअंदाज नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने चौथे को निशान लगाया है, देखिए हवा। बे में हम देखेंगे सवाल, दर्जे झेल में से किस सन्नत का शुमार छोटे पैमाने की सन्नत यानी छोटी सन्नत में होता है। तो यहाँ पर हमने रेशम साजी की सन्नत को, ये रेशम साजी की सन्नत को निशान लगाया है सामने। अगला सवाल जीम है, दर्जे झेल में से किस शहर में इत्तलाती टेक्नोलॉजी का मरकज नहीं है। तो कहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमने पुरानी दिल्ली में लगाया है निशान, ये वाला। दाल में हम देखेंगे, सन्नतकारों को मुनाफा में से 2% रकम किस लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने दिया है टैक्स के लिए, सन्नतों की समाजी जिम्मेदारी के लिए, यहाँ पर ये वाला दूसरा नंबर। अब यहाँ पे 5वां, सेल की कौन सी सन्नत छोटी सन्नत है। तो इनमें से बताना है। तो यहाँ पर बेकरी की जो सन्नत है वो सबसे छोटी है, देखिए मैंने निशान लगा दिया है। अब सवाल नंबर 2, ये दरसी किताब का सवाल है, दर्जे झेल बयानात सही है या गलत लिखिए और गलत बयान को क्या करना है, हमें दुरुस्त भी करना है। तो पहला अलीफ में हम सवाल देखेंगे, मुल्क में छोटी और दरमियानी पैमाने की सन्नतें बड़ी सन्नतों के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो जवाब है यहाँ पर गलत है जवाब, और इसका बयान सही देना है हमें, ताकि मुल्क में छोटी और औसत पैमाने की सन्नतें बड़ी सन्नतों के लिए तकमीली होती हैं। तो ये जवाब हो गया। दूसरा सवाल है, मुल्क में सन्नतकारी मुल्क की मुआशी तरक्की का इशारिया होती है। तो यहाँ पर जवाब है तो ये जवाब है सही। तीसरा सवाल है हमारा जीम, MIDC के कयाम का मकसद सन्नतों की लामरकजियत है। तो ये देखिए, तो ये जवाब भी सही है। अगला सवाल है दाल, सन्नतों की समाजी जिम्मेदारी हर सन्नत के लिए लाजमी है। तो यहाँ पर हमारा चौथा जवाब है गलत, और इसको हमने दुरुस्त किया है। सन्नतों की समाजी जिम्मेदारी हर सन्नत के लिए लाजमी नहीं है। अब यहाँ पर 5वां भी हमने एक्स्ट्रा मालूमात में ये सवाल बनाया है, जमशेदपुर में शक्कर की सन्नत की मकाम बंदी हुई है। तो यहाँ पर जवाब है गलत। सही बयान है कि जमशेदपुर में लोहे और फौलाद की सन्नत की मुकाम बंदी हुई है। अगला सवाल छठा है, यहाँ पर ये भी एक्स्ट्रा मालूमात में है बच्चों, भारत एक सन्नती मुल्क है। तो ये गलत जवाब है। जवाब सही है कि भारत एक जर्री मुल्क है, यहाँ खेती बड़ी ज्यादा होती है मतलब। 7वां ये है सवाल के मुल्क में गरीबी की वजह से सन्नतों की रफ्तार सुस्त है। तो जवाब है सही। अब अगला है यहाँ पे सवाल 3, हर सवाल का जवाब एक जुमले में देना है। तो पहला सवाल है, सन्नत किसे कहते हैं। तो जवाब है, खाम माल को पुख्ता माल में तब्दील करने का अमल सन्नत कहलाता है। दूसरा सवाल है, कारखाना किसे कहते हैं। तो जवाब है, जिस जगह खाम माल की पुख्ता माल में तब्दील किया जाता है उस जगह को कारखाना कहते हैं। अब ये दरसी किताब का सवाल 3 है, दर्जे झेल सवालों के जवाब 3 या 4 जुमलों में लिखिए। पहला सवाल है, सन्नती इलाके के लिए हुकूमत की जानिब से कौन कौन सी सहूलतें मुहैया होती हैं। तो देखिए जवाब है यहाँ पर, सन्नती इलाके के लिए हुकूमत की जानिब से दर्जे झेल सहूलतें मुहैया होती हैं। पहला पॉइंट है, सन्नती इलाकों की सन्नतों को हुकूमत की जानिब से बिजली, पानी, टैक्स में सहूलत दी जाती है। दूसरा पॉइंट है, सन्नती इलाकों की सन्नतों को हुकूमत की जानिब से रियायती कीमत पर जमीन फराहम की जाती है।
اور यहाँ पे अब दूसरा सवाल बे है कि सन्नती तरक्की के असरात कौमी तरक्की पर किस तरह पड़ते हैं, अपने अल्फाज में लिखिए। तो ये जवाब 2 है। सन्नती तरक्की की वजह से रोजगार की सतह में इजाफा होता है। दूसरा पॉइंट है मुल्क के लोगों को रोजगार मिलने की वजह से फीकस आमदनी में इजाफा होता है, जिसके नतीजे में उनका मुयार जिंदगी बुलंद होता है। तीसरा पॉइंट है सन्नती तरक्की की वजह से मुल्क की मजमूई कौमी आमदनी में इजाफा होता है। चौथा पॉइंट है मुल्क में पैदा होने वाली अशिया को बरामद किया जाता है, जिससे मुल्क को गैर मुल्की करेंसी हासिल होती है। इस तरह सन्नती तरक्की का कौमी तरक्की पर असर पड़ता है। अब अगला सवाल है यहाँ पर जिम, सन्नतों की समाजी जिम्मेदारी की अफादियत की मुतालिक अपने ख्यालात मुख्तसर लिखिए। तो ये जवाब है यहाँ पर। पहला पॉइंट है समाज में बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने वाले सन्नतकारों या सन्नती ग्रोह को अपने मुनाफा की कुछ फीसद रकम समाजी फलाह व बहबूद के कामों के लिए खर्च करना यानी समाजी जिम्मेदारी कहलाता है। पॉइंट 2, सन्नतों की समाजी जिम्मेदारी में सन्नतकार या सन्नती ग्रोह यानी अलीफ में है कि तालीमी या सेहत आमा से मुतालिक सहूलतें फराहम कर सकते हैं, और बे में यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। पहले अलिफ का पॉइंट को निशान लगा रही हूँ। बे में दिया गया कि समाज के बेसहारा लोगों, माजूरों और जरूरतमंद अफराद के लिए रहनुमाई के मराकज चला सकते हैं। जीम में है यहाँ पर कि किसी गांव, जीम का पॉइंट है कि किसी गांव को गोद लेकर इसकी तरक्की में हाथ बटा सकते हैं। दाल में है कि माहौलियाती तरक्की की मराकज कायम कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है कि सन्नतों की समाजी जिम्मेदारी के सबब अतराफ के लोगों की फलाह व बहबूद हो सकती है। अब यहाँ पे चौथा सवाल है यहाँ पे कि छोटी सन्नतों की कोई 3 खुसूसियात लिखिए। छोटी सन्नतों की हमें कोई 3 खुसूसियात बताना है। तो जवाब है यहाँ पर कि छोटी सन्नतों की कोई 3 किस्में की खुसूसियात हस्ब झेल है। पहला पॉइंट है कि छोटी सन्नतों को सरमाया, जगह, मशीनों की निस्बतन कम तनासुब में जरूरत होती है। पॉइंट 2, छोटी सन्नतों में निस्बतन कम नफरी कुव्वत की जरूरत होती है। तीसरा है यहाँ पे कि छोटी सन्नतों में पैदा होने वाली अशिया की बाजार यानी मंडी निस्बतन महदूद होती है यानी छोटी होती है। अगला है यहाँ पे सवाल एक्स्ट्रा मालूमात में है बच्चों पर। सवाल 5वां, बड़ी यानी भारी सन्नतों की 3 खुसूसियात बयान करिए। तो जवाब है बड़ी सन्नतों की 3 खुसूसियात हस्ब झेल है। पहला है बड़ी सन्नतों में सरमाया यानी जगह और आलात और मशीनों के बड़े पैमाने पर जरूरत होती है। दूसरा है यहाँ पर कि बड़ी सन्नतों में बड़े पैमाने पर नफरी कुव्वत की जरूरत होती है। तीसरा है पॉइंट, बड़ी सन्नतों में पैदा होने वाली अशिया की बाजार और लामहदूद होते हैं, उसकी यानी मार्केट भी बड़ी होती है। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 4, दर्जे झेल सवालों के तफसीली जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है कि सन्नती तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत कीजिए। तो जवाब है यहाँ पे सन्नती तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो है वो हस्ब झेल है। पहला पॉइंट है तब्बी साख, खाम माल, नफरी कुव्वत, पानी की फराहमी, नकल व हमल की सहूलियात, सरमाया, बाजार, सरकारी पॉलिसियां, सियासी हालात वगैरह ये अवामिल किसी इलाके या मुल्क की सनती तरक्की पर असरअंदाज होते हैं। पॉइंट 2, मसलन घना जंगलाती इलाका, पहाड़ी इलाका, रेगिस्तानी इलाका वगैरह जो है वो मुकामात के नामुवाफिक तब्बी साख्ती वजह से और नकल व अमल की सहूलियात के महदूद पैमाने पर फराहमी के सबब सनती तरक्की महदूद पैमाने पर होती है। तीसरा देखिए, मसलन जरखेज जमीन इलाका में जर्री तरक्की खूब होती है। जरखेजी माल का दिगर पेशों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होने की वजह से ऐसे इलाकों में दिगर सन्नतों को फरोग हासिल होता है। जाहिर सी बात है ना बच्चों की, जब पहाड़ी वगैरह ऊंची जगह पर अगर आप बिजनेस करोगे तो वहां पे गाड़ी वगैरह की सवारी नहीं जा सकती, तकलीफें आएंगी, पानी की सहूलत भी उतनी अच्छे से नहीं मिल सकती, इलेक्ट्रिसिटी की भी पहुंचाने में तकलीफ हो सकती है। तो ये सरमाया जो बताया जा रहा है ये इसीलिए तकलीफ दे है। और जरखेज जमीनी में जो अगर जमीन जैसा सपाट होती है और उसमें अगर कोई बिजनेस करना चाहे, कोई कंपनी खोलना चाहे तो हर चीज की फराहमी आसानी से होती है। अब यहाँ पे अगला सवाल 2 है। सवाल हम यहाँ से देख लेंगे। बे से महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के फायदे लिखिए।
अब ये देखिए दूसरा है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के फायदे। तो जब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन का यकुम अगस्त 1962 को अमल में आया। दूसरा पॉइंट है इस कारपोरेशन के जरिए महाराष्ट्र के हर जिला में सन्नती इलाका तश्कील दिया गया है। तीसरा पॉइंट है इन सन्नती इलाकों की सन्नतों को हुकूमत की जानिब से जमीन की कीमत, बिजली, पानी, टैक्स में रियायत दी जाती है। इस वजह से सन्नतकारी को फरोग होता है। चौथा पॉइंट है यहाँ पे कि हर जिला में एमआईडीसी के जरिए सन्नती इलाका तश्कील दिया गया है, जिसकी वजह से सन्नतों की लामरकजियत को फरोग होता है। पांचवा है पॉइंट, एमआईडीसी रियासत में रोजगार की सतह यानी तिजारत और लोगों के मयार जिंदगी को बुलंद करने में अहम किरदार अदा करता है। अब तीसरा है यहाँ पे सवाल, इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सन्नत की अहमियत बयान कीजिए। इत्तलाती, यहाँ जवाब का पहला पॉइंट है इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सन्नत में मालूमात तलाश करना, मालूमात हासिल करना, मालूमात का तजज़िया करना, तलब के मुताबिक मालूमात फराहम करना वगैरह अमूर शामिल हैं। इसके नतीजे में इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सन्नत के जरिए दुनिया के किसी भी शख्स को दुनिया के किसी भी मामले की मालूमात आसानी से हासिल हो सकती है। इसका दूसरा पॉइंट है कि इस सन्नत में मालूमात से मुतालिक अमूर के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, अब देखिए इंटरनेट है, मोबाइल वगैरह जो फोन होते हैं वो वसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इन वसाइल के जरिए निस्बतन कम खर्च, कम वक्त और कम मेहनत में हस्बे ज़रूरत मालूमात फराहम हो सकती है। तीसरा पॉइंट है इस सनद से हासिल होने वाली मालूमात की मदद से इनफरादी, तालीमी, मुआशी, समाजी और तहजीबी तरक्की करना मुमकिन हो जाता है। अब चौथा सवाल हम देखेंगे यहाँ पर, दाल, भारत की आबादी के लिहाज से नई नई सन्नतों का कयाम बेरोजगारी को दूर करने का एक बेहतरीन जरिया है, तो वजाहत करिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर चौथा सवाल, जवाब है कि 2011 की मुर्दमशुमारी के मुताबिक भारत की आबादी 2011 में तकरीबन 131 करोड़ थी। दूसरा पॉइंट है भारत के ज्यादातर लोगों का अहम पेशा ज़राअत है और भारत में ज्यादातर ज़राअत मौसमी नौयत ही होती है, यानी मौसम के हिसाब से होती है। इसी का नतीजा है कि भारत में रोजगार का तनासुब ज्यादा है, इसीलिए भारत में बड़े पैमाने पर सनतों का क़याम अशद जरूरी है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है तीसरा, भारत में बड़े पैमाने पर छोटी सनतें और औसत दर्जे की सनतें कायम की जाएं तो बेरोजगार अफराद, औरतों को बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके फराहम होंगे। चौथा पॉइंट है इसका कि भारत में बड़े पैमाने पर बड़ी सनतें कायम की जाएं तो शहरकारी को फरोग होगा और देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ बड़े पैमाने पर होने वाली आबादी की नकल मकानी को रोकना मुमकिन होगा, कौमी आमदनी से इजाफा होगा और इस तरह बेरोजगारी को दूर करना मुमकिन होगा। अब यहाँ पे पांचवा सवाल है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में है बच्चों, भारत की ज़राअत पर मुनहसर सन्नतों की मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है भारत एक ज़र्री मुल्क है। दूसरा पॉइंट, भारत में बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई अजनास की फसलें, नकदी फसलें, फल फूल, सब्जी, तरकारी वगैरह मुख्तलिफ किस्म की ज़र्री पैदावार उगाई जाती हैं। इस वजह से भारत में बड़े पैमाने पर ज़राअत पर मुनहसर सन्नतों की तरक्की होती है। मसलन ज़र्री पैदावार उगने पर मुनहसर शक्कर की जैसे ज़र्री पैदावार, गन्ने पर मुनहसर शक्कर की सन्नत वगैरह। तीसरा पॉइंट है कि भारत में ज़राअत पर मुनहसर सन्नतों में दूध के कारोबार, अनाज की प्रोसेसिंग, फलों की प्रोसेसिंग, गुड़ साजी वगैरह शुमार होता है। चौथा पॉइंट है भारत में ज़राअत पर मुनहसर सन्नतों की वजह से देही इलाकों में मईशत की तरक्की की रफ्तार तेज हो गई है। अब अगला सवाल दरसी किताब से है, ये छठा सवाल है जिसमें हमें फर्क वाजे करना है। तो फर्क देखिए किस में करना है, दरमियानी पैमाने की सन्नत और बड़े पैमाने की सन्नत पर, और दूसरा है यहाँ पे ज़राअत की तकमीली सन्नत पर और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सन्नत पर। तो चलिए देखते हैं फर्क। अब यहाँ पे दरमियानी पैमाने की सन्नत और बड़े पैमाने की सन्नत, तो यहाँ पे हम इसका तनासुब देख लेंगे पहले, इन दोनों के बीच का जो तनासुब है वो क्या है। बड़ी सन्नतों के मुकाबले में दरमियानी यानी औसत दर्जे की सन्नतों के लिए कम मकदार में सरमाया, जगह, नफरी कुव्वत, मशीनी आलात की ज़रूरत होती है। इसी तरह यहाँ पे बड़ी सन्नत के लिए दरमियानी सन्नत के मुकाबले में बड़ी सन्नतों के लिए बड़े पैमाने पर सरमाया, जगह, नफरी जगह, मशीनी आलात की ज़रूरत होती है। अब इसकी मिसालें हम यहाँ पे देख लेते हैं।
फलों पर आमाल की सनत यानी फूड प्रोसेसिंग, गुड़ साजी वगैरह दरमियानी सनत की मिसालें हैं। अब मिसालें यहाँ पर बड़ी सनत के लिए तो शक्कर साजी, कपड़े की सनत, मोटर साजी, दवा साजी वगैरह बड़ी सनतों की मिसालें हैं। अब छोटी सनत और दरमियानी सनत के बीच में हमें बताना है, यहाँ तनासुब हम उसका देखेंगे। दरमियानी सनत के मुकाबले में छोटी सनत में कम तनासुब में सरमाया, जगह, नफरी कुव्वत, मशीनी आलत की जरूरत होती है। इसी तरह दरमियानी सनत के लिए छोटी सनत के मुकाबले में दरमियानी सनत के लिए ज्यादा पैमाने पर सरमाया, जगह, नफरी कुव्वत, मशीनी आलत की जरूरत होती है। इनकी मिसालें हम देखेंगे। पापड़ बनाना, जैसे ये छोटी सनत में आता है, मिट्टी के बर्तन बनाना वगैरह छोटी सनत में मिसालें हैं। मिसालें अब यहाँ पे दरमियानी सनत की हम देखेंगे। फलों की प्रोसेसिंग, गुड़ साजी वगैरह दरमियानी सनत की मिसालें हैं। अगला है यहाँ पे ज़रात की तकमीली की सनत और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनत, यानी मुकाम बंदी बताएंगे। आमतौर पर ज़रात की तकमीली सनत की मुकाम बंदी देही इलाकों में पाई जाती है, लेकिन इत्तलाती टेक्नोलॉजी के लिए आमतौर पर इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनत की मुकाम बंदी शहरी इलाकों में पाई जाती है। अब नोयत इनमें देखेंगे हम। ज़रात की तकमीली सनत का शुमार रिवायती सनतों में होता है। अब हम यहाँ पे इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनत का शुमार जदीद टेक्नोलॉजी में होता है। अब यहाँ पे अगला सवाल है कि दर्जे झेल नक्शे शक्ल तरसीम का बगौर मुताला कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। तो यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, ये 8.2 की तस्वीर है। शक्ल 8.2 का मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाबात दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ 5-6 सवालात हैं, हम सवालों के साथ जवाबात भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहला सवाल है यहाँ पर, जमशेदपुर में कौन सी सनत कायम है। अब देखिए यहाँ पर है जमशेदपुर में यहाँ पे कौन सी सनत है, तो हम इसको यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। जवाब में जवाब है जमशेदपुर में लोहे और फौलाद की सनत कायम है। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल है कि इस सनत के लिए कौन सा खाम माल दरकार होता है, तो जवाब है इस सनत के लिए लोहे की कच्चे धात, मैंगनीज, चनखड़ी, कोयला वगैरह खाम माल दरकार होता है। तीसरा सवाल है खाम माल कौन कौन से मकामात पर मिलता है, तो जवाब है खाम माल जमशेदपुर, कलासीला, गुरुमुहासानी, गुरुमुहेसानी और झारिया यानी झरिया वगैरह मकामात पर मिलता है। अगला सवाल है इसी बेसिस पे चौथा, इस सनत में कोयले का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो जवाब है इस सनत में कोयले का इस्तेमाल हरारती तवानाई पैदा करने, लोहे की कच्च धात को मुकर्रर दर्जा हरारत तक गर्म करने के लिए होता है। पांचवा सवाल है कि क्या आपके जिला में लोहे फौलाद की सनत का कयाम फायदेमंद होगा, तो वजूहात बताइए। तो ये जवाब है कि हमारे जिला में लोहे फौलाद की सनत का कयाम फायदेमंद नहीं होगा। वजह यह है कि हमारे जिला में लोहे की कच्च धात, मैंगनीज, चुनखड़ी और कोयला वगैरह जो की मादनियात जो है वो ज़खायर नहीं पाए जाते। ये ऐसा जवाब इसलिए बनाया गया है बच्चों कि यहाँ पर आपको ये समझा जा रहा है कि यहाँ पर आप थाना जिला में रहते हो तो आपको ये जवाब देना है। अगर आप कहीं और जगह पे रहते हैं तो आपका जवाब आपके हिसाब से होगा। अब यहाँ पे बे में देखेंगे, कोशिश करके देखिए दरसी किताब का सिफा नंबर 58 पर कोशिश करके देखिए। चौकोन के नीचे दिए हुए शक्ल में अलामत को गौर से देखिए और नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखिए। तो पहला सवाल है दी हुई अलामत किससे मुतालिक है, तो जवाब है दी हुई अलामत मेक इन इंडिया स्कीम से मुतालिक है। ये वाला आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, एक शेर जो बना हुआ है लेकिन अंदर जो बना है वो क्या चीज जाहिर कर रहा है, मेक इन इंडिया। दूसरा सवाल है इसमें यहाँ पर इस स्कीम से क्या फायदा होगा, तो जवाब है इस स्कीम से भारत में मुख्तलिफ अशिया तैयार करने वाली मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां यानी सन्नतों को फायदा होगा। तीसरा सवाल है इस स्कीम और रोजगार का आपस में क्या रिश्ता है, तो जवाब है इस स्कीम की वजह से रोजगार की सतह में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। चौथा सवाल है भारत की नौरत्न सन्नत किसे कहते हैं, तो जवाब है भारत की नौरत्न सन्नत, पहला है भारत गैस और ईंधन लिमिटेड है, भारत गैस और ईंधन लिमिटेड है। दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तीसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चौथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। पांचवा नेशनल स्पॉट लिमिटेड। छठा ऑयल इंडिया लिमिटेड वगैरह हैं। और पांचवा सवाल है कि उन्हें नौरत्न का दर्जा
किस वजह से हासिल हुआ है? तो जवाब है पब्लिक सेक्टर यानी अवामी शोबे की ये सनतें ज्यादा मौसर तरीके से कारोबार करके लोगों की जरूरियात को पूरा कर सके, इसलिए इन्हें नवरत्न का दर्जा हासिल हुआ होगा। अब यहाँ पर नक्शा देखिए कि नक्शे में इशारिया के साथ दर्जे झेल निशानदेही कीजिए। तो कोशिश करके देखिए, ये सिफा नंबर 58 है। अहम इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मराकज को IT हब का नाम से जाना जाता है। भारत में ऐसे मराकज दर्जे झेल शहरों में तरक्की पाए हैं। भारत के नक्शे के खाके में इन मराकज को इशारिये के साथ निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप, इत्तलाती ये जो टेक्नोलॉजी की सनत है जिसे यहाँ पे IT हब कहा जाता है, ऐसा कौन कौन से शहर में है, तो हम ये भारत के नक्शे में देखेंगे कहाँ पे बताया गया है। पहले तो दिल्ली में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, पूना में है, मुंबई में है और अहमदाबाद में। ये 8 जगह की निशानदेही हमने कर दी। अब फिक्र अंगेज सवालात को हम देखेंगे कि दरसी किताब का सिफा नंबर 52 पर शक्ल 8.1 में 2 सनतों के मुख्तलिफ अमाल के सिलसिलेवार तस्वीरें दी हुई हैं। इनका बगौर मुशाहिदा कीजिए। हर तस्वीर के नीचे दिए हुए चौकोन में सनतों में होने वाली अमाल को नंबरवार और यानी नंबर देना है उसे। दोनों सनतों के लिए 2 मुख्तलिफ रंग, यानी वो नंबर देने के लिए हमें 2 यहाँ पे जो सनत बताई जा रही है उसके लिए 2 कलर के पेन हमें इस्तेमाल करना है और दर्जे झेल सवालों के जवाब देना है। तो इन सन्नतों के नाम बताइए। तो जवाब है, इन सन्नतों के नाम में पहला तो है शक्कर साजी की सनत और दूसरा है कपड़े तैयार करने की सनत। तो पहले हम तस्वीर देख लेते हैं। ये है, तो हमने पहला नंबर दिया है गन्ने के लिए, ये वाला जो है पहला नंबर है गन्ने के लिए। गन्ना इस तरह से उगता है, उसके बाद इसको तोड़कर इस तरह से 2 नंबर हमने यहाँ पे दिए हैं क्योंकि ये मशीन में जा रहा है, और उसके बाद इस तरह से ये शक्कर निकलती है, ये 3 नंबर हमने दे दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर कपड़े साजी की सन्नत है, तो यहाँ नंबर 1 दिया हमने क्योंकि ये कपास है, यानी कापूस यानी रुई जो है वो यहाँ पे इस तरह से खेत होता है, रुई उगती है, इस तरह से नोच नोच के हर फूल से रुई निकाल के इस तरह से कंपनी में ले जाया जाता है जहाँ पे इसकी धुनाई होती है और फिर उस तरह से ये कपड़ा बनता है। इसको हमने तीसरा नंबर दिया है और ये यहाँ पे हमने दूसरा नंबर दिया है। तो आप इस तरह से पहचान जाइए कि ये इस तरह से, और इसी बेसिस पे हम सवाल जवाब मुकम्मल कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल है कि इन सन्नतों का खाम माल और पुख्ता माल कौन सा है? तो जवाब है कि शक्कर साजी की सन्नत में खाम माल गन्ना है और पुख्ता माल शक्कर है। कपड़े तैयार करने की सन्नत में खाम माल कपास है यानी कापूस, और पुख्ता माल जो है वो कपड़ा है। तीसरा सवाल है इसी बेसिस पे, खाम माल पुख्ता माल में किस तरह तब्दील होता है? तो जवाब है कारखाने में खाम माल पर मुख्तलिफ अमल करके उसे पुख्ता माल में तब्दील किया जाता है। चौथा है यहाँ पे, खाम माल को पुख्ता माल में तब्दील करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जवाब है इंसानी जरूरियात की तकमील के लिए खाम माल की शक्ल सूरत बदलना जरूरी होता है और इसके लिए खाम माल को पुख्ता माल में तब्दील करने की जरूरत पड़ती है। अब ये तस्वीरें हमने देख ली और हमने सवाल जवाब भी मुकम्मल कर लिया। अब अगला सवाल है, दरसी किताब का सिफा नंबर 52 पर दी हुई सन्नत का मुकाम मुतय्यन करने वाली अवामिल की निशानदेही करने वाली शक्ल का बगौर मुतल्ला कीजिए। शक्ल में अवाम के लिहाज से नंबर 1 लोहा और फौलाद, दूसरा नंबर पे कपड़ा साजी, तीसरा नंबर पे शक्कर साजी की सन्नतों के लिए मौजू मुकामात को मुख्तलिफ अलामतों के जरिए दिखाइए और दर्जे झेल सवाल के जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जवाबात हैं कि सवाल देखिए ये है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जर्री माल किस तरह है, मजदूरों की दस्तयाबी, तवानाई, बाजार, मादनिया, जंगलाती इलाका, आब रिसानी यानी पानी की सहूलात वगैरह। तो सवालात हम देखते हैं। पहला सवाल है कि हर सनत के लिए दरकार जरूरी अवामिल की एक फहरिस्त बनाइए। जवाब है लोहे और फौलाद की सनत के लिए जरूरी अवामिल खाम लोहा, मैंगनीज, कोयला, बिजली वगैरह। दूसरा है कपड़ा साजी के लिए कपास, नकल व हमल की सहूलियात यानी गाड़ी वगैरह की सहूलत, पानी और बिजली। तीसरा है शक्कर साजी की सहूलत, तो गन्ना, पानी, बिजली वगैरह इनमें माल जो खाम माल में लगती हैं उनकी यहाँ पे फहरिस्त दी गई है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है कि आपके जरिए सन्नतों के लिए मुंतजना
منتخبہ مقامات پر صنعتیں قائم کرنے کے پیچھے اپنے نظریے کی وضاحت کیجیے. یہ آپ کو اپنے خیال سے اس کی وضاحت کرنا ہے. تو جواب ہے پہلا، لوہے اور فولاد کی صنعت کے لیے. لوہے اور فولاد کی صنعت میں خام مال وزنی ہوتا ہے. اس صنعت میں خام مال کو آمد و رفت میں کم خرچ نہیں ہوتا، اسی لیے اس صنعت کی مقام کا تعین معدنیات کے علاقے کے قریب میں کیا جاتا ہے. دوسرا ہے کپڑا سازی. کپڑے سازی کی صنعت میں خام مال کپاس یعنی وزن میں ہلکا ہوتا ہے. اس صنعت میں خام مال کی نقل و حمل آسانی سے کی جا سکتی ہے، اسی لیے کپڑا سازی کی صنعت کا مقام ایسی شاہراہ کے قریب متعین کیا جاتا ہے جہاں مزدور آسانی سے فراہم ہو. تیسرا ہے یہاں پہ شکر سازی. شکر سازی کی صنعت میں خام مال گنا یعنی جلد ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے خام مال کو زیادہ دور تک لے جانا مہنگا پڑتا ہے. اس وجہ سے شکر سازی کی صنعت کے مقام کا تعین زرعی مال کے علاقے کے قریب کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ اسی طریقے سے مزید کون سی صنعتوں کے لیے آپ مقام کا تعین کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے اس طریقے سے ہم پھل پر اعمال کرنے کی صنعت یعنی ریشم کی صنعت، لکڑی کی اشیاء تیار کرنے کی صنعت وغیرہ کے مقام کا تعین کر سکتے ہیں. اب سوال تیسرا ہے کہ کوشش کر کے دیکھیے درسی کتاب کا صفحہ نمبر 53 درج ذیل عوامل کا مطالعہ کر کے بتائیے کہ ان علاقے میں کون سی صنعتیں قائم کی جا سکتی ہیں. تو یہاں پہلا سوال ہے کہ نقل و حمل عمدہ سہولیات، ہنرمند کاریگر، بجلی کی مسلسل فراہمی. جواب ہے نقل و حمل کی عمدہ سہولیات، ہنرمندی کاریگر اور بجلی کی مسلسل فراہمی کے علاقوں میں کپڑا سازی، موٹر سازی، کھاد تیار کرنے وغیرہ کی صنعتیں قائم کی جا سکتی ہیں. دوسرا سوال ہے کہ چند کھڑی کی دکانیں. چند کھڑی کی کانیں یعنی سستی نفری قوت، مسلسل بجلی اور پانی کی فراہمی اور بڑھتی ہوئی شہرکاری. جواب ہے چند کھڑی کی دکانیں اور سستی نفری قوت اور مسلسل بجلی اور پانی کی فراہمی، بڑھتی ہوئی شہرکاری والے علاقوں میں کان کنی کی صنعت قائم کی جا سکتی ہے. تیسرا سوال ہے پھلوں کے باغات، نفری قوت، نقل و حمل کی عمدہ سہولیات، وافر پانی کی فراہمی، بجلی کی مسلسل فراہمی اور بازار. یہاں جواب ہے کہ پھلوں کے باغات، نفری قوت، نقل و حمل کی عمدہ سہولیات، وافر پانی کی فراہمی، بجلی کی مسلسل فراہمی اور بازار والے علاقوں میں پھلوں اور اعمال کرنے یعنی فروخت پروسیسنگ کی صنعت قائم کی جا سکتی ہے. یعنی پھلوں سے ہم کیا جوس نکلانے کا یا ان سے جیم وغیرہ بنانے کا جو کاروبار ہے وہ آرام سے کیا جا سکتا ہے. اب اگلا سوال ہے کہ درسی کتاب کا صفحہ نمبر 54 پر دی ہوئی تصویروں کو صنعت پہچانیے، ان صنعتوں کے لیے مناسب موضوع مقامات نشاندہی کیجیے. تو یہاں پر جواب ہے کہ درسی کتاب کا صفحہ نمبر 54 پر دی ہوئی تصویروں کو صنعتیں حسب ذیل ہیں. پہلا ہے اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت، دوسرا ہے مچھلیوں کی پروسیسنگ، تیسرا ہے دودھ سے بنائی گئی اشیاء کی صنعت، چوتھا ہے اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت اور پانچواں ہے نقل و حمل کی سہولیات والے مقام یعنی مچھلیوں کی پروسیسنگ کی صنعت کے لیے ساحل سمندر کے قریب کا مقام اور دودھ سے بنائی گئی اشیاء کی صنعت کے لیے غلہ بانی کے مراکز کے قریب کا مقام مناسب موضوع مقام ہے. اب ان کی تصویریں ہم دیکھیں گے. دیکھیے الف میں دیا گیا ہے یہاں پر پاپڑ کا یہاں پہ صنعت ہو رہی ہے، دوسرے میں لکڑی کی، تیسرے یہاں پر کوئی بڑی کارخانہ یہاں پر ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو یہ مقام ہے یہ والی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہاں چوتھا ہے مچھلی سازی، پانچواں ہے دودھ وغیرہ کا. اب اسی بیسس پہ ہم سوالات کے جوابات دیں گے. درس کتاب کا صفحہ نمبر 54 پر چوکون جو ذرا غور کیجئے کہ نیچے دی ہوئی شکل کی تصویروں کا بغور مشاہدہ کیجئے اور درج ذیل سوالوں کے جوابات دیجئے. تو جو بچوں ہم نے یہاں پہ تصویریں دیکھی ہیں یہ 6 اسی بیسس پہ یہاں پر سوالات ہیں. پہلا ہے تصویر الف میں دکھائی گئی صنعت کا نام بتائیے. دیکھیے الف میں تو یہاں پر ہے جو یہ صنعت کا نام ہے یہ پاپڑ بنانے کی صنعت ہے. دوسرا ہے الف اور بے صنعتوں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ تو جواب ہے تصویر الف کی صنعت کے لیے سرمایہ یعنی جگہ، مشینی آلات وغیرہ عوامل کی نسبتاً کم تناسب میں ضرورت ہوتی ہے. تصویر بے کی صنعت کے لیے
तस्वीर जीम में दिखाई गई सनत में क्या इम्तियाज नजर आता है? तो तस्वीर जीम की सनत के लिए सरमाया, जगह, मशीनी आलात वगैरह अवामिल निस्बतन बड़े पैमाने पर जरूरत होती है, यही इस सनत का इम्तियाज है। देखिए तस्वीर में है ना, ये दोनों के लिए जगह कम लगी ना, अलीफ और बे के लिए, लेकिन जीम के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पर उसी के बेसिस पे सवाल चौथा है कि तस्वीर में दी हुई सन्नतों की किस्में पहचानी है। तो जवाब है तस्वीरों में दी हुई सन्नतों की किस्में हस्बे झेल है। पहला है तस्वीर अलीफ में छोटी सन्नत यानी पापड़ बनाने की सन्नत। दूसरा है तस्वीर बे में दरमियानी सन्नत यानी लकड़ी यानी अशिया बनाने की सन्नत। तीसरा है तस्वीर जीम बड़ी यानी भारी सन्नत। पांचवा सवाल है इसी तरह के मजीद चंद सन्नतों के नाम बताइए। तो जवाब का पहला पॉइंट है छोटी सन्नतें कौन कौन सी होती हैं? बांस की टोकरियां बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। और दूसरा दरमियानी सन्नत ये है जर्री औजार बनाना, फलों की प्रोसेसिंग की सन्नतें वगैरह। अब इसी तरह तीसरी और बड़ी भारी सन्नतें कौन कौन सी हैं? तो शक्कर साजी की सन्नत, खाद साजी की सन्नत, मोटर साजी की सन्नत वगैरह जो है वो बड़ी भारी सन्नतें कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखिए सवाल 6 कोशिश करके देखिए, सन्नतों के हवाले से जदुल मुकम्मल कीजिए। ये सिफा का 55 नंबर पर है। जवाब नोट यानी जवाबात यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ इस तरह से नंबर दिए हुए हैं 1 से 11 तक। और यहाँ सन्नतें बताई गई हैं। लोहे की सलाख तैयार करना जिसमें बड़ी सन्नत कहलाती है, लेकिन इसमें खाम माल कौन कौन सा होता है? खाम लोहा, पानी, कोयला वगैरह, इस तरह सभी देखिए यहाँ पे हर चीज बताई गई। मोमबत्ती, फर्नीचर, कागज साजी, दवा साजी, शक्कर साजी, गुड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, सूती कपड़ा तैयार करना, रेल इंजन तैयार करना, पापड़ बनाना, इन सभी में लगने वाली ये इनकी किस्में भी बताई गई हैं कि ये कौन से साइज की जो सनत है और इनमें खाम माल कैसे कैसे लगता है, इसको आप नोट कर लें। अब यहाँ पे सवाल 7 बताइए तो भला दरसी किताब का सिफा नंबर 56 में किताब शक्ल 8.7 में दिए हुए नुकात के मुताला करके सन्नतों के लिए उनके फायदे और नुकसानात मसाइल के 2 ग्रुप में जमात बंदी कीजिए। तो जवाब का पहला है कि अलीफ में पहले देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये हमें यहाँ नुकात दिए हुए हैं, नीचे जितने भी हैं ये सभी नुकात पे हमें क्या करना है, इसे ग्रोबंदी करना है जिसमें हमें उनके नुकसानात और उनके फायदे दोनों बताना है। तो पहले हम उनके जो फायदे हैं वो बताएंगे अलीफ में। तो रोजगार मिलता है, जर्री तरक्की होती है, आबादी बढ़ती है, अशिया की मुस्तहकीम कीमतें बढ़ती हैं, हुनरमंदी, नफरी कुव्वत, बुलंद मुयार जिंदगी, मजदूरों की दस्तयाबी वगैरह। या बाजार, ये देखो इसमें बाजार भी आएगा। और ज्यादा जमीन जेर-ए-आब होती है, नकल हमल की सहूलियात की तरक्की होती है, रसल व रसायल, तहजीबी तरक्की, ख्वानदगी यानी पढ़े लिखे लोग बढ़ते हैं, शहरकारी को फरोग मिलता है, वाफर मकदार में पानी मिलता है, मुसलसल बिजली की फराहमी भी मिलती रहती है। अब इसके सन्नतों के लिए नुकसानात क्या है, बे में देखेंगे हम नुकसानात मसाइल में जंगलात का ज़वाल, जंगल काटे जाते हैं, आलूदगी यानी गंदगी फैलती है, जमीनों की बढ़ती कीमतें भी जमीनों की बढ़ जाती हैं, झोपड़पट्टियां हटाई जाती हैं, मुफलिसी यानी गरीबी भी बढ़ जाती है, नकल मकानी करने वालों की तादाद जो इधर से उधर लोग बसने के लिए फिर हटते जाते हैं। तो ये सब ज़रात में हमने फायदे नुकसान दोनों बता दिए। अब यहाँ पे सवाल नंबर 8 जरा गौर कीजिए, दरसी किताब का सिपा नंबर 57 जवाब है इंसानी वसाइल और सन्नत का ताल्लुक बताइए। तो जवाब है इंसानी वसाइल और वाफर तनासुब में हवा और आला मयार का हो तो सन्नती तेज रफ्तारी से तरक्की करती है। दूसरा है इंसानी वसाइल की किल्लत हो और इसकी मयार पस्त हो तो सन्नती सुस्त रफ्तार से तरक्की करती है। यहाँ पे इंसानी वसाइल और वाफर तनासुब में हो और आला मयार का हो तो सन्नती तेज रफ्तारी से तरक्की करती है। तो ये दोनों हमने यहाँ बता दी। अब सवाल नंबर 9 है, आइए दिमाग पर जोर दें। दरसी किताब का सिफा नंबर 58 सवाल 1 कौन सी किस्म की सनतें देही इलाकों से शहरी इलाकों की जानिब लोगों को आने से रोक सकती हैं? तो जवाब है बड़ी भारी सनतें यानी जो बड़ी बड़ी अगर कंपनियां देही इलाकों में शहरी इलाकों की जानिब लोगों को आने को रोक सकती हैं। अगर देहातों में ये खोली जाए तो वहां से क्या होता है, लोग शहरों की तरफ नहीं भागेंगे ना, वो वहीं पे काम ढूंढेंगे। अब दूसरा सवाल है कि ये सन्नतें कहाँ कायम करना जरूरी है? तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सन्नतें देही इलाकों में कायम करना जरूरी है। अगर गांव में बड़ी बड़ी कंपनियां खोली जाएं तो लोग क्यों शहरों की तरफ भागेंगे? गांव के लोग गांव में ही काम कर लेंगे, जैसे शहरों के लिए गांव की तरफ नहीं दौड़ते, है ना।
अब यहाँ पे आजादाना जवाब वाला सवाल, तो जरा गौर कीजिए। दरसी किताब का सिफा नंबर 58। अगर आप सन्नतकार बन जाएं तो जेल में से कौन कौन से काम करेंगे? तो पहला जवाब है सिर्फ मुनाफा कमाएंगे, यानी नफा कमाएंगे। दूसरा है, पॉइंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि अगर आप बन जाते हैं तो क्या करेंगे, इसमें आपकी मर्जी पूछी जा रही है। दूसरा है कि एक सन्नत से दूसरी या उसकी तकमीली सन्नत कायम करेंगे। तीसरा है टैक्स से मुस्तशना नफा की रकूमात में से कुछ रकम समाजी कामों के लिए खर्च करेंगे। चौथा है नए कारोबार की तश्कील के लिए कोशिश करेंगे। तो जवाब है, अगर मैं सन्नतकार बन गया तो दर्ज झेल काम करूंगा। पहला क्या करूंगा मैं, एक सन्नत से दूसरे या उसकी तकमीली सन्नत कायम करूंगा। दूसरा, टैक्स से मुतसना नफा की रकूमात में से कुछ रकम समाजी कामों के लिए खर्च करूंगा। तीसरा, नए कारोबार की तश्कील के लिए कोशिश करूंगा। दूसरा सवाल है, आइए दिमाग पर जोर दें। ये दरसी किताब का सिफा नंबर 53 से सवालात है। आपकी इतराफ में कौन सी सनत कायम करना फायदेमंद होगा? तो ये आपसे बच्चों पूछा जा रहा है। तो जवाब है, हमारे इतराफ में आम, कटहल का जो वगैरह फलों की बड़े पैमाने पर पैदावार होने की वजह से फलों पर अमल करने यानी प्रोसेसिंग की सनत कायम करना फायदेमंद होगा। अजीज तलबा, यहाँ फर्ज किया गया है कि आप सिंधुदुर्ग जिला में रहते हैं और आप अपनी रिहाइश के लिहाज से जवाब दें। अगर आपके यहाँ आम और कटहल की पैदावार ज्यादा नहीं है तो आपका जवाब भी अलग होगा। अब यहाँ जुबानी काम है, सन्नतकारी का मसाइल के मौजू पर जमात में गुफ्तगू कीजिए। तो ये जुबानी काम है। दूसरा यहाँ पे जुबानी काम है, एक जुमले में जवाब देना है। जरा याद कीजिए, दरसी किताब का सिफा नंबर 56 में यहाँ पे कुछ सवालात दिए गए हैं। पहला है, मालूमात हासिल करने के जराए कौन से? तो मालूमात हासिल करने के जराए तो नेटवर्किंग ही है। दूसरा है, किन जराए से तेज तरीन मालूमात हासिल होती है? तो गूगल नेट से होती है। तीसरा, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मैप वगैरह किसके सहारे चलते हैं? ये सब इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं। आपकी तरफ के किसी एक सन्नत की सैर कीजिए और वहां दिन भर जो काम होते हैं इनका मुताला कीजिए। उनमें से कोई एक काम जो आप कर सकते हो उसे असातिज़ा या सरपरस्तों के या सनतकार की रहनुमाई में करने की कोशिश कीजिए। ये अमली काम है आपके लिए। यहाँ पे सरगर्मी और अमली काम दोनों है। आपके इतराफ की किसी सन्नत के मालूमात दर्ज झेल नुकात यानी सवालों की मदद से हासिल कीजिए। पहला है सवाल, सन्नत का नाम बताइए। दूसरा है, मालिक का नाम बताइए। तीसरा है, कितने कारीगर काम करते हैं। चौथा है, कौन सा खाम माल इस्तेमाल होता है। पांचवा है, कौन सा माल तैयार किया जाता है। छठा है, कारखाने के इतराफ में आलूदगी कम करने के लिए कौन सी तदबीर इख्तियार की गई है। सातवां है, आप अपनी सनत के जरिए समाज के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ दूसरा सवाल है कि आपके गांव या शहर में सनतों की समाजी जिम्मेदारी के तहत कोई सरगर्मी की गई हो तो उसकी मालूमात हासिल कीजिए और उसे जमात में पेश कीजिए। अब ये बच्चों आपके लिए सरगर्मी है कि आपके गांव या शहर में सन्नतों की समाजी जिम्मेदारी के तहत कोई सरगर्मी की गई हो तो उसकी मालूमात हासिल कीजिए और उसे जमात में पेश करिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल और जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए। लाइक करने से मुझे बहुत आपसे बढ़ावा मिलता है, हिम्मत बनती है, हौसला अफजाई होती है। और अगर आप शेयर करते हैं अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में तो उन्हें भी कोई डाइजेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर मुझे पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।